मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। आप भारतीय जनता पार्टी के बिछड़े जुड़वा भाई की तरह। एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर बवाल मचा है। मेरठ में एक ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान मंच से हाजी शौकत अली ने कहा कि अगर उन्हें यूपी विधानसभा में 111 नहीं केवल 11 विधायक भी मिल जाएं तो वो बड़ा बदलाव लाने का दम रखते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ी है। एआईएमआईएम के नेता के इस बयान को कुछ लोग आक्रामक राजनीति का उदाहरण मानते हैं तो कई इसे कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए चिंताजनक भी बता रहे हैं। बीजेपी ने हाजी शौकत अली के बयान पर कड़ा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि एनकाउंटर हिंदू या मुसलमान का नहीं होता, एनकाउंटर अपराधियों का होता है। जनता का मजबूत कानून व्यवस्था के कारण बीजेपी सरकार में भरोसा है और ऐसे भड़काऊ बयानों से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाजी शौकत अली पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। एक जनसभा में उन्होंने हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा दिया था। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि अधिक बच्चे पैदा करें और इसे देश की तरक्की के तौर पर पेश किया। शौकत अली ने कहा था कि अल्लाह की देन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अपने जहरीले बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट दे दो वाले बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा था, आपको याद होगा। और अब उन्हीं की पार्टी के एक और नेता ने इस तरीके का बयान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। शौकत मियां, एनकाउंटर किसी मुसलमान या हिंदू का नहीं होता है। एनकाउंटर उन दुस्साहसी अपराधियों का होता है जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं, जो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, जो अभ्यासता अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है। लेकिन ये एनकाउंटर को आप हिंदू और मुसलमान में बांट करके वोट बैंक की जो घटिया राजनीति खेल रहे हैं ना, इस घटिया राजनीति से अब कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था के कारण भाजपा में भरोसा करता है और इसलिए इस तरह की आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। कितना भी भड़काने की चेष्टा करो, जनता भड़कने वाली नहीं है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं, पर कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी है तो ओवैसी जी आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने जो वोट काटे, आपका काम ही, आप भारतीय जनता पार्टी के बिछड़े जुड़वा भाई की तरह चुनाव में मिल जाते हैं, वही बयान देते हैं, वही करते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। मैं आप पे सीधा इल्जाम लगाता हूं। देखिए, ये देश कानून से चलता है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले।
तो आइए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आज के सवाल। पहला सवाल यही, ओवैसी के नेताजी सियासत के लिए लफाजी, 11 विधायकों का दान ऐसे दे देंगे भाईजान। तलाश रहे हैं सियासी जमीन, एनकाउंटर करेगी एआईएमआईएम। एआईएम नेता का बयान छिड़ा सियासी घमासान। एनकाउंटर अपराधी का क्या फर्क, हिंदू हो या फिर मुसलमान? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम के नेता मनमोहन झा गामा साहब हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं और एलजेपीआर के प्रवक्ता रंजन सिंह हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गामा साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे जानकारी देंगे, लेकिन अनिरुद्ध प्रताप सिंह सबसे पहले आप ही के साथ मैं शुरू करती हूं। इस तरीके की बयानबाजी हाजी शौकत अली की कैसी राजनीति आप देखते हैं? क्योंकि एआईएमआईएम का एक पैटर्न बन चुका है, लेकिन ऐसा लगता है इस बयान से एक तो आप आक्रामक राजनीति भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उकसावे वाली पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इससे क्या हासिल हो जाएगा? पूर्णिमा जी, एआईएमएम को चाहे देख लीजिए, चाहे अन्य विपक्षी दल को देख लीजिए, उन लोगों के जो मन में एक जहर भरा हुआ कभी न कभी कहीं न कहीं निकल के आता है। भाई अकबरुद्दीन ही थे, उन्होंने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटा लीजिए। यही असदुद्दीन ओवैसी थे, जाते थे चुनाव प्रचार में, 2022 के चुनाव प्रचार में क्या कहा था, अगर योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, तुमको कौन बचाने आएगा? तुमको कौन था, सबको पता है कि किसके बारे में इस तरह घिनौनी बात कर रहे थे। आज अगर देखा जाए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन के पहले उत्तर प्रदेश की हालत गाजियाबाद से गाजीपुर तक ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ था। लोग रात में 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद निकलना नहीं पसंद करते थे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। लेकिन 2017 के बाद में योगी जी के शासन आने के बाद में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस स्थिति में गया, ना वो हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, सबके लिए सेफ है। 31,000-32,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन वहीं पे 18 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, वहीं पे करीब 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल होते हैं। ये भी चर्चा कोई क्यों नहीं करता है? कोई ना हिंदू ना मुसलमान, ना उसमें राजपूत, ना ब्राह्मण, ना शेड्यूल कास्ट, ना ओबीसी, अपराधी किसी का सगा नहीं होता है। उसको जाति में धर्म में मत बांटिए, लेकिन जो इन लोगों के अंदर जहर बसा है ना, वो अपराधियों के नाम पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो हिंदुओं को गाली देने का काम कर जाते हैं। भाई ओवैसी ने क्या कहा? यही कहा कि अगर योगी जी मठ चले जाएंगे तो भाई तुमको कौन था, तुमको मतलब हिंदुओं के लिए वो धमकी दे रहे थे, अकबरुद्दीन धमकी दे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में कह रही हैं अगर यहाँ पे ऐसा ना होता तुम्हारे साथ वो फलानी धर्म वाले क्या करते। तो ये इन लोगों की मानसिकता में जहर भरा हुआ है। ठीक है, बताइएगा मनमोहन झा साहब, ऐसी आक्रामक बयानबाजी क्यों और कब तक? मतलब इसके अलावा या तो आपके पास राजनीतिक पटल पर कुछ बचा नहीं है, अपनी खोई हुई जमीन को बनाना या बरकरार रखने के लिए और कोई तरीका नहीं है? अपने हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए इतने मुद्दे हैं, हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए इतने मुद्दे हैं कि हमें दूसरे मुद्दे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने कहा है, कहां गलत कहा ये हमें बता दो आप। उन्होंने क्या कहा कि 11 विधायक अगर आप हमें दे दो तो इस तरीके का एनकाउंटर नहीं होगा। जिस तरीके का फर्जी एनकाउंटर करने का काम आज हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का निशाना इतना मजबूत है कि सीधा टांग में ही गोली लगता है, दाएं बाएं कहीं और गोली नहीं लगता है। और जानबूझ करके, खास करके अगर मुस्लिम समुदाय का अपराधी हो तो उसके टांगों में गोली लगना तो तय है। और उन्होंने कहा कि भाई 11 विधायक दे दो। और मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं खुद गाजियाबाद वाले अगर हमें विधायक बना दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गाजियाबाद में नफरतियों के फंड को चल दूंगा जो आए दिन हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आए दिन मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? भाई एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, अपराधी का धर्म तलाशने वाले आपके हाजी शौकत अली कौन? अपराधी का धर्म एक धर्म पर ले जाने वाले हाजी शौकत अली कौन? आखिर नहीं, वो हमारे प्रदेश नहीं, तो आप ये मानते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं? ऐसा हो रहा है। आप ये मानते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं, तो यानी कि मुसलमान अपराध करते हैं। एआईएमआईएम इस बात पर मोहर लगाती है। सिटी में आप सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, अभी ईद वाली शाम को थाना वेब सिटी के क्षेत्र में 4 मुस्लिम लड़का टोपी लगा के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है।
अचानक 15-20 कथित हिंदू रक्षा दल और हिंदू बजरंग दल के लोग आते हैं, उसकी टोपी को मार के भगाते हैं। आपने उसकी एनकाउंटर इतनी की बात पिटाई की ना, जाती है कि उस लड़के एनकाउंटर की बात उस की, लड़के का एनकाउंटर पर कान रहिए, काट चलिए दिया गया है। एनकाउंटर पर रहिए मनमोहन झा जी, गले पे छुरी चल गई है, एनकाउंटर अब पर तक उस रहिए, अपराधी की स्ट्रिक्टली गिरफ्तारी नहीं हुई एनकाउंटर है। पर रहिए। जब हाजी शौकत अली ये कहते हैं कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर होगा, अब स्ट्रिक्टली आप इस पर रहिए। मुझे ये बताइए कि एआईएमआईएम के नेता ये कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो मुसलमान हैं। जो बेगुनाह हो नहीं, उनका साफ कहना है कि 11 विधायक हमें दे दो। अरे वो वहां तक ठीक था, वहां तक ठीक था कि 111 नहीं 11 मिल जाए, क्योंकि 111 तो वैसे भी नहीं मिलने आपको 11 भी मिल जाए वहां तक तो ठीक था। मैं उसके आगे के बयान की बात कर रही हूं, वहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं है ना साहब, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं है गामा साहब। बात इस बात की है कि आप लोगों को कानून पर कोई विश्वास नहीं, आप लोग कर रहे हैं ध्रुवीकरण। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि अपराधी जो है वो मुसलमान होता है, आप यही स्टैब्लिश कर रहे हैं। यही कोई दूसरा उठकर अगर कह देगा, गाली दे दे, यही कोई दूसरा उठकर अगर कह देगा अनिरुद्ध प्रताप सिंह, तो फिर समस्या होने लगेगी। फिर उसके बाद ये कहने लगेंगे कि आप धर्म क्यों तलाशने लगे, और ये कहेंगे तो इनकी बपौती हो जाएगी कि हम तो कह सकते हैं क्योंकि हम तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। मुसलमान के पूर्णिमा जी देखिए मौलाना गामा क्या बोल रहे हैं, जिस मुसलमान मौलाना गामा मैं इनको कहूंगा क्योंकि जो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं इनको कहीं से मनमोहन नहीं जोड़ सकता, मौलाना गामा ये ऐसा बोल सकता है। क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इनकाउंटर किया, यानी कि सरासर ये स्टेट को धमकी दे रहे हैं, सरासर उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दे रहे हैं, सरासर एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दे रहे हैं, सरासर सरकार को धमकी दे रहे हैं मौलाना गामा कि जिन लोगों ने मतलब अपराधियों की इनकाउंटर करना पाप है। इन लोगों के अंदर मानसिकता में ये घुस चुका है कि ये अगर मुसलमान है कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये आप जानिए कि यहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जो अपराधी होगा किसी जाति धर्म कहीं का भी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन मौलाना गामा जितना आप धमकी दे रहे हैं ना, यही धमकी अकबरुद्दीन देते थे, यही धमकी ओवैसी देते हैं, यही धमकी आप देते हैं। अभिषेक वाजपेयी, अपराध सेम हो लेकिन नाम अलग हो। अरे तो अपराधी का धर्म क्यों खोजने लगे एआईएमआईएम के नेता? मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अपराधी का धर्म खोजने का मौका आपको किसने दिया, यह अधिकार किसने दिया? अपराधी अपराधी है, जैसे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, तो आप क्यों बांटने लगे हिंदू मुसलमान में? फिर आपको कोई मॉरल राइट नहीं बचता ना सामने वाले के लिए कहने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? सरकार और सरकार के निर्देश पर प्रशासन जाति देखकर न्याय करने की बात अभिषेक वाजपेयी जी, ये बात हम भी नहीं कहेंगे। अभिषेक और वाजपेयी जैसे कि अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, कोई भी राज्य कानून व्यवस्था के मुताबिक चलेगा, कानूनन चलेगा, उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों? कमाल कर रही है, लेकिन हम पे ही जुल्म हो रहा है। अभिषेक वाजपेयी जी पूर्णिमा जी, पूछ रहे हैं और मैं क्योंकि बयान आप ही ने दिया है, आप ही की पार्टी के नेता ने दिया है गामा जी, इसीलिए आप ही से सवाल पूछा जाएगा, आपके पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा। बोलिएगा अभिषेक वाजपेयी जी। बिल्कुल धन्यवाद पूर्णिमा जी। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक जगह पे दूसरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी और इनकी पार्टी बैठ करके साझेदारी करती है सीटों की और बाकायदा चुनाव लड़ती है, और आज इस तरीके से बयान, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति देखेंगे तो 2027 आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वापस भारतीय जनता पार्टी और इनकी पार्टी मिल करके ध्रुवीकरण करना चाहती है, जनता को बरगलाना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के फसाद को लेकर के, ताकि अमन और चैन दूषित हो सके। यहाँ के लोग आज के समय में विकास चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त हो ये चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज परेशानी ये है, रुकिएगा जरा, रुकिएगा पहले इन्हें सुन लीजिए। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है, इनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है। अब बिहार में आपने देखा कि कैसे इनका काम तो बस यही है कि वोटों की कैसे वोट कटुए के तौर पे आते हैं और वोट काट करके चले जाते हैं, जहां पे ये चाहते हैं कि गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे का काम किया जा सके। आपकी टीज बड़ी होगी इसमें वाजपेयी साहब, क्योंकि वोट कटते हैं, नुकसान तो आपका होता है, क्योंकि आपका एमवाई समीकरण तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो एआईएमआईएम की एंट्री से आपको तकलीफ तो होती ही होगी। देखिए नुकसान पूरे समाज का होता है,
नुकसान पूरे समाज का होता है, क्योंकि जो जनता के द्वारा सही वोट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनके जैसे लोग आकर के वोट कटुए की भूमिका अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे 503 वोटों से, 204 वोटों से, 2000 वोटों से, इस तरीके से वोट कटुए की भूमिका अपना करके ये किनारा कस लेते हैं। और फायदा किसको दिलाता है? भारतीय जनता पार्टी को। गामा साहब 30 सेकंड्स, जल्दी से जवाब। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। इनकी सोची समझी रणनीति है जो आगे चुनाव के लिए मद्देनजर ये काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। बिहार में जाकर के ये पूरा कुनबा, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा सिर्फ हमारे ही विधायकों और वो भी सीमांचल में ही आपने तो तय किया था ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर आप में मानता था तो महाराष्ट्र में क्यों आपने इनके साथ साठगांठ की? महाराष्ट्र में क्यों सीटों का बंटवारा किया? महाराष्ट्र में क्यों चुनाव लड़ा था? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किस जगह पे, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका तो क्या है, ये जानते हैं सभी, हमारे सभी मुसलमान भाई जानते हैं, सभी हिंदू भाई जानते हैं, सभी सिख भाई जानते हैं, सभी ईसाई भाई जानते हैं कि आपका अस्तित्व क्या है और आप समाज को कैसे बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी पिछले चुनावों में इन्होंने अपना अस्तित्व कांग्रेस पार्टी को बराबरी पर आकर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। बहुत अच्छी तरीके से अपना अस्तित्व एआईएमआईएम ने दिखाया, इसीलिए बड़ी तकलीफ हो रही है। अनुज जी जल्दी से 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि पूर्णिमा जी देखिए, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई कैसे आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ मौलाना गामा, एक तरफ समाजवादी पार्टी वाले, दोनों लोग मुसलमान के वोट के लिए कैसे एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। वो उनकी चोरी निकाल रहे हैं, उनको चोरी निकाल रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं तुम सबसे बड़े चोर, उनको कह रहे हैं तुम सबसे बड़े चोर। ये समाजवादी पार्टी वाले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या था? इनकी पुलिस तो उस टाइम पे पुलिस से ये भैंस गुड़वाते थे, और उसके बाद में किस तरीके से गुंडे पाल के रखे हुए थे। सबको पता मुख्तार अंसारी कौन था, अतीक अहमद कौन था, क्या क्या चीजें चल रही थी। इसलिए उस चर्चा पे ना जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे जैसे चर्चा इनके स्वेटर जैसे करेंगे इनके ऊन खुलते चले जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं। दोनों मुसलमान के वोट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब लगेंगे तो चैनल पे बदनाम हो जाएंगे आप। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, एआईएमआईएम के नेता हाजी शौकत अली के इस बयान से कांग्रेस दूरी बनाती है, खुद को अलाइन रखती है, कैसे देखती है? अनम्यूट करेंगे खान साहब। खान साहब अनम्यूट करेंगे, आपको नहीं सुन पा रहे हैं हम। मैंने अभी देखा जी बोलिए। ये तो एएमआईएम की यूपी में या भारत में कितनी हैसियत है कि वो तरह के बयान दें। तो पहले तो उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि इनकाउंटर फेक हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और ना ही उसके लिए उनको विधायकों की, सांसदों की जरूरत है। अगर उनकी हिम्मत है तो उसको प्रोटेस्ट करें जहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एनकाउंटर्स को बतौर खास यूपी की अगर बात करें, एनकाउंटर्स फॉर बुलडोजर जस्टिस को जिस तरह से चेरिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया जाता है, बिल्कुल गैर कानूनी है। फेक इनकाउंटर्स पे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जस्टिस नरिमन की, उसमें गाइडलाइंस है। ये जो उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले क्रॉस फायरिंग में फेक इनकाउंटर्स करके बड़ी शान भंगाड़ते हैं और बड़ा अपने आप को सीना चौड़ा करते हैं, और सरकार भी उनको बढ़ाव करती है, पूरी दुनिया में अपराध है और भारत में भी अपराध है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। इस हद तक अलाउड है कि कोई अपराधी आप पे गोलियां चलाए तो पुलिस के को जो वेपन्स दिए गए हैं या जो सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए उनको रखने के लिए नहीं दिए गए, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आई हैं डिफरेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की या डिफरेंट जो इदारे इस पे काम करते हैं, उसमें पुलिस एक्सेसेस हैं। तो एनकाउंटर्स तो यूपी में बेहतरीन फेक हुए हैं, और इसमें बड़े सेलिब्रेशन भी कराए बीजेपी ने और आदित्यनाथ ने। जो शर्म आएगी 20 साल बाद जब ये रिपोर्ट्स पढ़ी जाएंगी, तो आपको, हमें सबको, जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उस पर अफसोस करेंगे। जहां तक कम्युनल बयानों की, हिंदू मुसलमान के बयानों की बात है, मैं ये अर्ज करता हूं पूर्णिमा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सी ऐसी बात नहीं कही जिसमें हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं लगवाना चाहते थे। वो वोटों के लिए किस हद तक गिरे हमारे प्रधानमंत्री, आपको याद है? कहा कि मंगलसूत्र आपका खींच के ले जाएंगे मुसलमान गले में से हिंदू महिलाओं के, कहा नहीं प्रधानमंत्री ने। आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, दिवाली पे, ईद पे दरी बिछाने वाले किसको, किसने कहा था किसको जी? दरी बिछाने वाले किसने किसको कहा था? नहीं, मैं तो अभी अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप करिए, आप ही का समय है।
आप ही का समय है। एक तो बयान आ गया हाजी शौकत अली की तरफ से, अब एज एन अलाय ऑफ बीजेपी इस बयान को आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कैसा देखते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पर हाजी शौकत अली एकता की बात इधर कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी, हम लोग कट्टरपंथियों को हमारी पार्टी में और हमारे गठबंधन में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसके लिए कट्टरपंथी कहीं भी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, उसका कोई जगह नहीं है। जिस तरीके की मानसिकता लेकर इन्होंने बयान दिया है, जहां एक तरफ इन्होंने लाठी डंडे को लेकर विधानसभा में अपने विधायकों को पहुंचाने की बात जब कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान ने तो अल्पसंख्यकों को नेतृत्व देने का काम किया था और उसके नाम पर हम लोगों ने सत्ता गंवाई थी। आपको याद होगा हमारे गठबंधन में जो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूला पर हम लोग ऐसा काम करते हैं कि आप देखेंगे कि 17-18% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन जब हमारे सरकारी योजनाओं के खंगालेंगे आप उनके खाका को, तो आपको पता चलेगा पूर्णिमा जी कि 31% प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर जनधन योजना में 42% की भागीदारी हो, उज्ज्वला योजना में 37% की भागीदारी हो, या उस्ताद योजना के तहत जो अल्पसंख्यक कारीगर है उसको एक हुनर हाट के माध्यम से एक वैश्विक मंच देने की बात हो। हम लोग तो काम करना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं या कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, वो किस तरीके से मुसलमानों को बहलाकर और भटकाकर किस तरीके से उनके हाथ में लाठी डंडे रख के और उसको कट्टरपंथी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या मुसलमान सबके लिए काम करते हैं। चिराग पासवान जी, दोनों ही पार्टियां इसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हैं। हाँ, वो ये जरूर कह रही हैं कि फिर दोनों तरफ के बयान देखे जाएं। कोई नहीं, मैं कहता हूं 17-18% जो मुसलमान हैं वो भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। उसमें से कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग जरूर ऐसे हैं जो यहां पर बोलते हैं और तालियां पाकिस्तान में बजती है। ऐसे लोगों को जरूर ये बयान सुकून देता होगा। मैं तो मानता हूं कि भारत एक संप्रभुता वाला देश है, जहां पर जो विचारधारा को लेकर, जो संविधान के प्रस्तावना को लेकर चलने वाला जो देश है, वो देश तो कभी भी इस तरह के बयान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके नेताओं को मैं वो करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाइए। आने वाले समय में ना आपका भविष्य कहीं नहीं दिखने वाला है। आती हूं, आप दोनों का काउंटर लेने से पहले अनुराग जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले एक बार अनुराग जी, और माफी चाहूंगी थोड़ा आपको इंतजार मैंने लंबा करवा दिया, लेकिन एनकाउंटर जैसी एक प्रोसेस पर या एक सिचुएशन को सांप्रदायिक रंग देना कितना खतरनाक पैटर्न साबित हो सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, सांप्रदायिक रंग अगर आपने देना है तो वो तो उसके कुछ भी चीज़ हो सकती है। वो तो आपने, चूंकि अब चुनाव का टाइम है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब देखिए, एक चीज़ अगर ये सच्चाई है जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि कांग्रेस और ओवैसी जी की पार्टी दोनों मुस्लिम मतदाता के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बौखलाहट इसमें कांग्रेस को हो रही है, समाजवादी पार्टी को हो रही है, टीएमसी को हो रही है, आरजेडी को हो रही है। ये तो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हमने ये बात मान ली। लेकिन इसी के बियॉन्ड एक चीज़ और है जो नया पैटर्न हमें देखने को मिला, वो ये है कि अब मुसलमानों को अपने बीच का नेता चाहिए। अब वो उसने देख लिया, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने वोट लिया, उनका कोई विकास नहीं किया। आपने अभी विकास की योजनाएं बता दी ना, लाभार्थी कौन है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब विकास उनका नहीं हुआ ना जितना होना चाहिए था। आपने सिर्फ वोट लिया और उनको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने आरजेडी हो गया, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आपने टीएमसी को वोट दिया, रीजनल पार्टियों को वोट दिया, आपने कुछ विकास नहीं किया उनका। वो वहीं के वहीं है, वो सिर्फ एक वोट बैंक बन गए, इससे ज्यादा आपने कुछ बनने ही नहीं दिया। आपने शिक्षा में उनको कोई जो क्या बना रहे हैं उन्हें नहीं, अब वो ये कह रहे हो, बनाए या ना बनाए, देखिए वैसे भी तो उनको वोट बैंक की तरह ही देखिए, बात वही है, जब तक कम्युनिटी खुद अवेयर नहीं होगी तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज जो राजनीतिक अगर उसका विश्लेषण करिएगा तो जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो हमने यूपी में देखा, जो हमने बिहार में देखा कि अब मुसलमानों को अपने बीच का नेता चाहिए। ये जो पार्टी जो कांग्रेस का वोट बैंक स्नैच करके जो
सत्ता में आई थी, उनका भविष्य अब खतरे में पड़ गया है। और ये जो बयान है, इसको यूपी से ज्यादा इस समय जो देखने वाला है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल और असम के चुनाव आ गए हैं, वहां पे इसका नतीजा ज्यादा बड़ा अभी तुरंत दिखाई देने वाला है कि वहां पे भी ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ने जा रही है, और वो अगर टीएमसी से उनका मुस्लिम वोट बैंक ले गई तो ममता दीदी के लिए सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, 10 सेकंड जल्दी से सर। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता से बड़े हम्बल तरीके से मैं पूछना चाहूंगा कि 32,000 से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक 2017 के बाद पकड़े गए। 15,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ हुई। भाई, आप 22 वकील खड़े कर देते थे भगवान राम के खिलाफ जाके कोर्ट में, कम से कम एक सिंगल वकील खड़ा कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट में कहीं भी लेके प्रूफ तो करिए कौन सी इनकाउंटर गलत हुआ। एक बात। दूसरी बात बार ये इन्होंने किया था कम्युनल। आप ये बताइए, मनमोहन सिंह जी ने ही ने कहा था ना कि इस देश की सारी संपत्ति सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, वो तो छोड़ दिए पुरानी बात। अभी नई बात तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि मुसलमानों के आगे हमें वोट मिलके ही हमारी सरकार यहाँ पे बनी हुई है। मतलब मुसलमानों की आगे सजा, कम्युनल बातें कौन कर रहा है, एक्सटेंड कौन कर रहा है? उस लेगेसी को बढ़ा आप ही लोग रहे हैं ना साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था, पहले तो ये इन्होंने दूसरी बात कर दी, कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मूवमेंट में कोई वकील नहीं खड़ा किया। अरे कपिल सिब्बल किसके वकील थे? 22 वकील खड़े हुए थे साहब आपके। प्लीज अनिरुद्ध जी, कुछ सच बोलिए, सच आप बोलिए, झूठ मत बोलिए भाई, ऊपर वाला देख रहा है। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट वकालत करता हूँ, आपको मालूम ही नहीं है कुछ। आप जैसी आपकी पार्टी है वैसे ही आप बिना ज्ञान के बोलते हैं। बिल्कुल ज्ञान आपके पास में नहीं है। आप ये बताइए कपिल सिब्बल किसके वकील थे? कर रहा है आदमी, कांग्रेस पार्टी। अरे फैक्ट बोल रहा हूँ, आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? मैं दर्द नहीं हो रहा है भाई साहब। राम के अस्तित्व को आपने नकारा था नहीं नकारा था? कोर्ट में कहा था ना साहब फैसला भी मत दीजिए। अब आपने नकारा था नहीं नकारा था? ठीक है, 30 सेकंड्स बोलिएगा। खान साहब, टाइमर रख रही हूँ अनइंटरप्टेड, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखें। एक बात पूरी कर लूं। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ये चीफ मिनिस्टर जो है गुंडा है वहां का, असम का, हेमंता बिस्वा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है। क्या कहता है, मियाओं को इतना परेशान करो कि स्टेट से भाग जाए। इस पे किसी का पेट में दर्द नहीं होता है। अभी एक यूएस की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने कहा है आरएसएस देश की पीस के लिए और रिलीजियस फ्रीडम के लिए खतरा है, और कहा इसके ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए। यूएस कांग्रेस है, ये है आरएसएस की सच्चाई और ये है मुख्यमंत्री की सच्चाई। तो ये तो वाजपेयी जी, आपके लिए 30 सेकंड्स का समय रख रही हूँ, लेकिन खान साहब एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर मैं रखते हुए, क्योंकि जब कोई संवैधानिक पोस्ट पर है और आप जानते हैं तो आप उनको बैठा है और गुंडा है कहने से आप बचते नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए आप बहुत सम्मानजनक शब्दों की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, विच इज अ गुड थिंग, होनी भी चाहिए, लेकिन वैसी ही शब्दावली हमारी दूसरे लोगों के लिए भी होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। वाजपेयी जी बोलेंगे, 30 सेकंड्स रखेंगे। धन्यवाद पूर्णिमा जी। अभी हमारे रंजन भाई ने कहा कि सबका साथ मोदी जी की रहता है कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम सब ने देखा कि कैसे भारत में 3,600 करोड़ रुपया, कैसे 6,800 करोड़ रुपया, 5,300 करोड़ रुपया वालों के साथ आज लोकसभा में बाकायदा सीटें बना करके उनके साथ में सरकार बना करके बैठे हुए हैं। हम सब ने देखा, हम लोग कहाँ कहते हैं, और सबका साथ सबका विकास अपने अपने घर में ही कर रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम सब ने देखा कि कैसे अभी एक नहीं दो 3 पत्रकारों ने कैसे न्यूज चलाई और बाकायदा जो मीडिया ने खबर नहीं दिखाई उन्होंने अपने यूट्यूब चैनलों पर भी दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री के जो भाई हैं उसमें बाकायदा देखिए कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी कैसे 10,000 रुपए डेली के भत्ते पर उनको रखा गया हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं जाऊंगा। और अभी जैसा कि हमारे अनुराग भाई साहब ने कहा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ 30 सेकंड इसी में खत्म हो गए, आपके चलने में ही खत्म हो गए, जिस पर आप नहीं जाएंगे आपने बोला। मैंने इसीलिए स्ट्रिक्ट टाइमर रखा था सर कि उस टाइमर में अपनी बात आप रख लें, लेकिन आपने उसे गवा दिया। रंजन जी जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट में समय से ऊपर जा चुकी है। बात को देखिए, ठीक है सर टाइम खत्म है सर, समय कम होता है तो उस समय में मुद्दे की बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। मैं जाऊंगा पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। रंजन जी जल्दी से। अगर लगता है कि मुस्लिम बहनों को अस्मिता के साथ जीना, अगर ट्रिपल तलाक हटाना अगर इनके लिए लगता है कि अगर
सबका साथ सबका विकास नहीं है, तो मैं इनके विवेक पे छोड़ देता हूं, मीडिया बंधु के विवेक पे छोड़ता हूं। अगर 42% व्यक्ति अगर धन जन योजना के अंतर्गत अगर धन अर्जित करता है और जहां 36% मुसलमान अगर मुद्रा योजना में लाभान्वित करके स्वावलंबी बन रहा है, अगर सबका साथ सबका विकास इसमें नहीं आता है तो मैं इनके विवेक पे छोड़ देता हूं। अगर इनको लगता है कि 31% मुसलमान अगर प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अगर उसके अंतर्गत अगर लेकर सबका साथ सबका विकास नहीं होता है तो मैं इनके विवेक पे छोड़ता हूं। और मैं माफी चाहूंगी, मुसलमानों को वोट का बैंक बनाकर आगे प्रतिक्रिया और साथ ही अनुराग जी मैं आपसे भी नहीं ले पाऊंगी। मुसलमान को पोलराइज करते रहेंगे। पूर्णिमा जी जरा इनसे पूछिए। हाँ, ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन एक बात का ख्याल अपने बयानबाजी में तो रखना होगा। चुनाव तो ठीक है आएंगे जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में डर की भाषा नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तो कानून का ही राज चलेगा और इस बात का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध प्रताप जी, मोहम्मद खान साहब, मनमोहन झा गामा जी, अभिषेक वाजपेयी जी, अनुराग जी, रंजन जी, धन्यवाद आपका। दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए।